नमस्कार, मैं पवन देव यादव। दशकों तक लटके रहने के बाद आखिरकार महिला आरक्षण बिल पास हो गया सर्वसम्मति से, जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह सर्वसम्मति से पास हो गया। आज हम इसी बिल पे बात करेंगे आपसे। लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े थे। 454 सांसद इसके पक्ष में थे, 2 सांसद विरोध में थे। वो ओवैसी साहब की पार्टी के एक सांसद और ओवैसी साहब खुद थे। राज्यसभा में भी इसका कोई खास विरोध नहीं हुआ। एक राजद को छोड़ दिया जाए, राजद के जो मनोज झा थे, उन्होंने इस बिल को लेकर अपना बात रखा। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के अल्पसंख्यक SC/ST के लिए इसमें अलग से आरक्षण का व्यवस्था की जानी चाहिए। तो उन्होंने अपनी बात को रखा, लेकिन वहाँ भी बिल के समर्थन में बहुमत थी। वहाँ 214 सांसद मौजूद थे जिन्होंने सर्वसम्मति से इस बिल को पारित कर लिया। तो बिल लगभग पास हो गया दोनों सदन में। खास करके इस बिल को लेकर कांग्रेस बड़ी भ्रम की स्थिति में है। कांग्रेस भले ही रात दिन ओबीसी कह रही हो, ओबीसी के लेकर उनका बयान लगातार आ रहा है कि पिछड़ा वर्ग का ऐसे होना चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसके आधार पर उनको जगह मिलनी चाहिए आरक्षण में। लेकिन बिल का जब समर्थन की बात आई तो उन्होंने भी बड़ी आसानी से इसका समर्थन कर दिया। ऐसे महिला आरक्षण बिल आज संसद में पास हो गए हैं। भले ही संसद में पारित, दोनों सदन में पारित हो गए इस बिल को लेकर, लेकिन आरोप प्रत्यारोप जो चर्चाएं हैं वो अभी भी दौर उसकी जारी है। राजद के वरिष्ठ नेता शिवचंद्र राम से हमारी इस विषय पर बात हुई थी, उनकी प्रतिक्रिया थी। हम उस प्रतिक्रिया को आपको दिखाते हैं। उस प्रतिक्रिया को सुनने के बाद हम इस बिल पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर इस बिल को लेकर लालू यादव क्यों इतने मुखर होकर विरोध करते थे? वो कहते थे कि सदन में पहले मेरी लाश उठेगी तब जाके यह बिल पास होगा। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, ये सभी लोग सड़क से लेकर सदन तक इस बिल को लेकर विरोध करते थे। राजद आज भी अपने एजेंडे पर कायम है। कांग्रेस इसको लेकर कंफ्यूजन में है कि उनको किस तरह से क्या अपनी बात को रखने की आवश्यकता है। सारे विषय पर हम बात करेंगे। पहले आप शिवचंद्र राम जी का यह बयान सुनिए। महिला बिल का हम स्वागत करते हैं कि ठीक है, महिला बिल हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन महिला बिल में जो सबसे बड़ा चीज जो बच गया है वो मान लेते हैं कि दलित समाज के जो महिलाएं हैं इसका आरक्षण, अति पिछड़ा समाज है उसका आरक्षण, जो पिछड़ा समाज है उसका आरक्षण, और समान वर्ग की जो महिला उसका आरक्षण। इस पर सरकार ने कुछ नहीं बोला। इसके लिए मुझे दुख है कि इसको कम से कम तो इस पर विचार होना चाहिए था। जिस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री जी ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है, इस आरक्षण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अति पिछड़ा महिला का कितना आरक्षण होगा, कितने सीट होंगे, दलित वर्ग के जो महिलाएं हैं इनके कितने सीट होंगे, माने पिछड़ा वर्ग के महिलाएं हैं उनके कितने सीट होंगे, समान वर्ग की जो महिलाएं हैं उनके कितने सीट होंगे। तो इस तरीका का पारदर्शिता देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं करने का काम किया, और नहीं कर करके इससे हम लोग काफी दुखी हैं। क्योंकि हम लोग का जो आरक्षण है, आपने आरक्षण तो दे दिया, लेकिन ये आरक्षण को आपको घोषणा करना चाहिए था कि भाई महिलाओं को जो है कि जाति बेसिस पर, माने उसके जो है कि आपको चाहे वो दलित समाज के हो, अति पिछड़ा समाज के हो, पिछड़ा समाज के हो, असमान वर्ग के हो, इनको जो है कि पाट कर करके और आपको जो है कि आरक्षण देने की घोषणा करनी चाहिए। और दूसरा, 56 इंच का कलेजा की बात आप दिखा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की जरूरत थी और कराना इनको चाहिए। ये चीजें उन्होंने नहीं किया। तो आपने महिला आरक्षण बिल को लेकर राजद नेता शिवचंद्र राम को सुना। राजद अपने पुराने एजेंडे पर आज भी कायम है, अपनी पुरानी बातों को लेकर आज भी चल रहे हैं। परंतु इस बिल में कांग्रेस पर आज हम बात करेंगे। कांग्रेस का आपको हम बयान सुनाते हैं। राहुल, खास करके राहुल गांधी का आप 2 बयान सुनिए, उसके बाद जो है बयान सुनने के बाद हम इस पर भी फिर से आपसे बात करेंगे। मैंने ये सवाल पूछा, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए
और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हाँ या ना। अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी 5% है, हाँ या ना, ये सवाल है। और डिस्ट्रैक्शन इस बात से हो रहा है। बीजेपी को कास्ट सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें तो सारे हिंदुस्तान के ओबीसी युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने, और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें। तो आपने राहुल गांधी को सुना, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ओबीसी या पिछड़ा वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी है, परंतु आप ठीक इसके विपरीत इस बात को हम समझाते हैं कि कैसे कांग्रेस है। सो कांग्रेस के कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। जब यह खुद सरकार में थे तो जो भाजपा कर रही है, जो बिल का समर्थन भाजपा कर रही है, या खुद कभी इस बिल को पारित कराने के लिए बेचैन रहते थे। राहुल गांधी या कांग्रेस को उस समय ओबीसी या पिछड़ा वर्ग याद नहीं आता था। राहुल गांधी आज मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहते हैं कि केंद्र सरकार को चलाने वाला जो 90 प्रभावशाली सचिव है उसमें ओबीसी वर्ग के मात्र 3 है, मतलब पिछड़ा वर्ग के जो आते हैं वो मात्र 3 ही अधिकारी है। यह देश के बड़े आबादी के हित में नहीं है, मतलब उनका यह कहना है। और इसलिए जितनी अब वो बोलते हैं कि जितनी जिसकी आबादी है उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। यह राजद लंबे समय से इस बात को कहते आ रही है कि जातीय जनगणना हो। भी राजद और जदयू या अब सपा भी इस चीज़ को जोर शोर से लोग उठाते रहे हैं इस बात को कि जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। मगर अब कांग्रेस का भी यह मुद्दा है, क्योंकि हम हाल फिलहाल के जो बयान को देख रहे हैं ऐसा लगता है कि कांग्रेस का भी यह मुद्दा होगा और इंडिया गठबंधन का यही मुद्दा रहेगा। लेकिन जो एक वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल है उनका हम ट्वीट देखते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कांग्रेस का या राहुल गांधी का पोल खोल दिया। कितने बड़े कांग्रेस या राहुल गांधी ओबीसी के हितैषी है, वो पिछड़ा वर्ग के कितने बड़े हितैषी है, दिलीप मंडल ने साफ साफ इस बात को क्लियर कर दिया और कांग्रेस के दोहरा चरित्र को उन्होंने सबके सामने रख दिया। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है कि कांग्रेस ने बीजेपी पर सही कहा है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस ने बीजेपी पर सही आरोप लगाया है कि केंद्र के 90 मंत्रिमंडल प्रमुख यानी सचिव में सिर्फ 3 ओबीसी है। यह बहुत सीरियस मैटर है। बीजेपी सरकार बदमाशी कर रही है। वैसे कांग्रेस भी कम पापी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लंबे चौड़े मुख्यमंत्री कार्यकाल के प्रमुख पदों में सिर्फ 2 ओबीसी है। उनके सभी सलाहकार सवर्ण है, मुख्य रूप से ब्राह्मण है और सरकार वही चला रहे हैं। पॉलिसी अफसर ही लागू करता है। दोनों पार्टियां मिलकर ओबीसी को पागल बना रही है। तो कांग्रेस की यह स्थिति है। अब महिला आरक्षण बिल का वो विरोध कर रही कि समर्थन कर रही, उसको आप समझ रहे होंगे। यह उनका दोगलापन राजनीति है, इसको हम लोग समझ रहे हैं, बहुत ही बखूबी समझ रहे हैं। अब हम इस बात पर बात करते हैं कि यह जो बिल है इसमें क्या है, इसको लेकर लंबे समय से क्यों विरोध हो रहे हैं। बहुजन नेता जो भी रहे हैं, पिछड़ा वर्ग के जो नेता रहे हैं, वो क्यों इनका हमेशा विरोध करते रहे हैं। इससे लोकसभा और विधानसभा में इस बिल को हम समझते हैं कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा। इसका मतलब है कि लोकसभा या राज्य में जो विधानसभा है उसमें 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। हालांकि आरक्षण सिर्फ लोकसभा में है, विधानसभा में है, राज्यसभा और विधान परिषद में यह नियम लागू नहीं होता है। इस तरह का आरक्षण की व्यवस्था वहां नहीं की गई है। यह सिर्फ लोकसभा में है और विधानसभा में है। 33% महिला को आरक्षण मिला है। अगर इसको हम आसान भाषा में अगर आपको हम समझाएं तो जितने भी सीट अगर है लोकसभा में या जितने भी सीट विधानसभा में है तो हर तीसरी सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। हम आंकड़ों के हिसाब से समझाते हैं। जैसे मौजूदा समय में 543 सदस्य है लोकसभा में और 33% निकाल दिया जाए तो 181 सीट होगा। तो 181 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगे। यह आरक्षण के कारण जो बिल अभी महिला आरक्षण बिल है उसके हिसाब से विधानसभा का भी जो सीट है वहां पर रिजर्व रहेंगे महिलाओं के लिए। हाँ, इसमें जो है SC ST वर्ग की महिलाओं के लिए कहीं से अलग से व्यवस्था नहीं की गई है। जो आरक्षण है उसमें जो व्यवस्था की गई 33%, तो उसको इस तरह से है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण मिलेगा। जो आरक्षण SC ST को मिला हुआ है, लोकसभा हो या विधानसभा हो, जितने सीट आरक्षित है SC ST के लिए, उसी में यह 33% सीट जो है महिलाओं के लिए अलग से रिजर्व, मतलब उसी में रिजर्व रहेगा। अब वर्तमान समय में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 84 SC के लिए और 47 ST के लिए है, उनके लिए आरक्षित है। तो बिल के हिसाब से अगर देखिए तो 84 सीट जो है उसमें 28 सीट SC महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी और इसी तरह के ST में 47 है तो उसमें 16 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। तो यह जो है आरक्षण जो है
जो पहले से है उसी में SC/ST का आरक्षण दे दिया गया। इसमें अलग से न पिछड़ा, न SC/ST, न अल्पसंख्यक किसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और यही कारण से जो बहुजन, जो खासकर पिछड़ा की राजनीति जो करते हैं, जो SC/ST की राजनीति कर रहे हैं, जो अल्पसंख्यक की राजनीति कर रहे हैं, वो भाजपा का इस बिल को लेकर भाजपा का विरोध कर रहे हैं, इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर लगभग लोग जो है जो पिछड़ा का राजनीति कर रहे हैं वो अभी एकदम मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। और इस बिल के जहाँ तक मसौदे की बात है तो हम लोग भी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पिछड़ा और SC/ST और अल्पसंख्यक की हकमारी हुई है। कहीं से उनको अलग से जो आरक्षण का प्रावधान था उसके हिसाब से व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए राजद नेता सब मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना हो, जो जातिगत जनगणना हो उसकी होने के बाद ही संख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जाए और यह सही भी रहेगा। और अब इस बात को कांग्रेस भी अब मांग कर रही है, कांग्रेस भी मान रही है, लेकिन चरित्र में थोड़ा सा दोहरापन है। और राजद तो शुरू से इस मामले का, इस मांग को रखते रहा है और इस बिल का विरोध करते रहा है। 1998 में जब उस समय पहली बार जब संसद में यह बिल पारित होने के लिए आया तो सबसे पहले राजद इसके विरोध में खड़ा हो गए थे, समाजवादी उस समय विरोध में खड़ा हो गए थे और उनके सांसद हंगामा किए थे। उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे और दोनों दलों ने जमकर हंगामा किया और उस समय बिल पारित नहीं हुआ। उस समय की जो एक घटना है कि बिल की जो कॉपी थी वो गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के हाथ में थे, हाथ में वो अपने पकड़े हुए थे और राजद सांसद सुरेंद्र यादव ने उनके हाथ से यह बिल छीनकर फाड़ दिया था सदन में ही, और फाड़ कर जो है चेयरपर्सन जो विधानसभा के लोकसभा के जो अध्यक्ष थे उनके ऊपर फेंक दिए थे। फिर बाद में भी यह बिल लाई गई, 2010 में भी यह बिल लाई गई, तो उसमें भी राज्यसभा में जब यह बिल पारित होने के लिए आया था तो उससे में भी राजनीति प्रसाद थे सांसद राजद के, उन्होंने भी इस बिल को फाड़ दिया था और फाड़कर सभापति को और उछाल दिया था। तो राजद तरीका जो भी रहा विरोध का, लेकिन उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। सदन में राजद और सपा के जो सांसद थे उन्होंने खूब जमकर हंगामा किया था और जिसके कारण से उस समय भी यह पारित नहीं हुआ था। उस समय लालू यादव कहते थे कि पहले मेरी लाश उठेगी सदन से, उसके बाद यह बिल पास होगा। तो इस तरह से जो पिछड़ा का, जो जिनको मसीहा कहा गया, जो दलित का जिनको मसीहा कहा गया, उन लोगों ने उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया, उनके अधिकारों के लिए लड़ने का काम किया। यह बातें थी क्योंकि वो समझते थे कि इस बिल के माध्यम से जो पिछड़ा वर्ग है, जो SC/ST वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उनके हक की हकमारी हो जाएगी। इसलिए ये लोग विरोध करते थे। गरीबों का मसीहा जिसको लालू यादव को कहा गया, मुलायम सिंह यादव कहा इन लोगों ने, शरद यादव कहा इन लोगों ने, हमेशा पिछड़ा वर्ग का, SC/ST वर्ग का, अल्पसंख्यकों के हितैषी बनकर हित में है हमेशा काम करते रहे। और आज भी राजद इस अपने मांग पर कायम है। राजद नेता आज भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, चाहे लोकसभा में अब इनकी कोई सांसद नहीं है, लेकिन तब भी सड़क पर अपनी बात रख रहे हैं। डिप्टी CM जो तेजस्वी यादव है बिहार के, इन्होंने भी अपनी बात को रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हो, लालू यादव, सारे लोगों ने इसमें अपना विरोध दर्ज कराया है। तो जनता को भी समझना होगा कि कौन, खासकर पिछड़ा वर्ग और SC/ST और जो अल्पसंख्यक समाज, उनको समझना होगा कि कौन आपके हक अधिकार के लिए लड़ना चाहती है, कौन लड़ रही है, कौन लड़ते आ रही है। वैसे अभी इस बिल को लागू करने में कई अहम पड़ाव बाकी है जिसको गुजरना होता है। राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यकता है इसमें। लोकसभा राज्यसभा से जब यह बिल, कोई भी बिल जब पास हो जाते हैं तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति ही मंजूरी देते हैं और उसके बाद वह कानून बन जाता है वो बिल। साथ में राज्यों की मंजूरी चाहिए। अनुच्छेद 368 के तहत अगर देखा जाए तो केंद्र के किसी भी कानून से अगर राज्य के अधिकार पर प्रभाव पड़ता है तो कानून बनने के बाद कम से कम 50% जो विधानसभा है उससे मंजूरी लेनी होती है। यानी कानून देश भर में लागू होगा जब कम से कम 14 राज्यों की विधानसभा इसको पास कर देगी। मतलब विधानसभा से भी पास कराना होगा 50%, क्योंकि पूरे देश पर यह लागू हो रहा है। फिर जनगणना कराने की बात है। यह बिल कानून तब बन पाएगा जब जनगणना होगा, जनगणना के बाद ही इसको लागू किया जा सकता है। क्योंकि वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है वो गुरुवार को राज्यसभा में कह रही थी कि कोविड-19 के कारण 2021 की जनगणना नहीं हो सकी, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना का काम शुरू होगा। तो अभी इसमें बहुत समय लगेगा क्योंकि कई पड़ाव है, परिसीमन का मामला है, क्योंकि आखिरी और सबसे पड़ाव परिसीमन का मामला है। जनगणना के बाद जो संख्या आएगी, जो उसके हिसाब से लोकसभा और विधानसभा का जो परिसीमन होगा वो ऊपर नीचे होगा, गड़बड़ होगा, क्योंकि संविधान के तहत 2026 में परिसीमन पर रोक है। लेकिन उसके बाद अगर परिसीमन किया जाता है, उसका विस्तार किया जाता है, तो उसके हिसाब से संविधान का एक अनुच्छेद 81 कहता है कि देश में लोकसभा सांसदों की संख्या 550 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। मतलब ऐसा संवैधानिक बातें हैं।
लेकिन संविधान यह भी कहता है कि हर जो 10 लाख की आबादी है उस पर एक सांसद होना चाहिए। तो यह नियम पूर्वक अगर इस तरह से करना है, आखिरी बार देखा जाए तो 1971 में जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ था, परिसीमन का विस्तार हुआ था। इसके बाद सीटों की संख्या जो 543 हो गई थी, तो हर देखा जाए तो 550 सीटों की शर्त को खत्म कर दे तो हर 10 लाख आबादी पर अगर एक सांसद वाले नियम को लागू किया जाता है तो स्थिति भी ऐसा हो जाएगा देश में कि 1425 सांसद हमारे यहाँ हो जाएंगे पूरे देश में। इसको हम आपको आंकड़ों के हिसाब से समझाते हैं कि देश की आबादी अगर हम लोग 142 करोड़ समझे तकरीबन उस तरह से, तो 10 लाख आबादी पर एक सांसद के हिसाब से अगर हम लोग हिसाब निकालेंगे उसमें भाग देकर तो 1425 होते हैं संसदीय क्षेत्र। तो आज के खबर में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।